अब देखिए भाई, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मतलब ये हुआ कि एक एंजाइम है बेसिकली, वो किन किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है, किन किन चीज़ों पे अपनी जो है वो शेप वगैरह चेंज करता है, यानी कि एंजाइम को फ़र्क किस चीज़ों पे पड़ता है, ठीक है ना। तो वो तमाम चीज़ें हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं नोट्स की शक्ल में थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल चेंज किया है मैंने, तो नोट की शक्ल में मैं बाकायदा पढ़ा रहा हूँ इसको। तो अब देखें, ये आपके पास आ गया, डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब देखें भाई, ये जितने भी हैं ये तमाम फैक्टर इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की मैं बात करूँ, टेम्परेचर आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, इसको समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतना इजी वर्डिंग में ये लिखा है नोट्स की शक्ल में, ठीक है ना। वैसे ही मैं थोड़ा बता दूं कि भाई टेम्परेचर से जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हाई हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें ये यहाँ पर लिखी हैं। अच्छा, जो मुश्किल मुश्किल चीज़ें वो मैं आपको बताता चलूँगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मैं बता दूँ थोड़ा, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का यहाँ पर ये है कि देखें, विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑल्सो इंक्रीज। मतलब ये है कि अगर हम सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट और ये कहते हैं एंजाइम, इसकी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, मतलब इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये मतलब इस लाइन में क्लियरली यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ ये लाइन क्लियर की दी है कि द एंजाइम मॉलिक्यूल इज़ मच लार्जर देन इट्स सबस्ट्रेट। मतलब ये कि जो एंजाइम का मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा बड़ा होता है हमेशा सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट देखें हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना, हमेशा छोटा होगा सबस्ट्रेट। अच्छा, आप देखें भैया, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज लो द एक्टिव साइड ऑन द एंजाइम मॉलिक्यूल में नॉट बी ऑक्यूपाइड सच द एंजाइम डज नॉट वर्क। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, और अपने एंजाइम जो होगा वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है ना, वर्क नहीं कर सकेगा ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो यहाँ ये 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए। अब तीसरी चीज़ देखें, पीएच। भाई पीएच पे भी मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पीएच अगर ऊपर नीचे हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ता है। आप चाहें तो ये मतलब ये इजी वर्डिंग में यहाँ से लेता यहाँ तक लिखा हुआ है, या आप यहाँ से लेता यहाँ तक लिख लें, एंड में इसकी एग्जाम्पल डाल के आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें भाई 4 में क्या है, वो है कोएंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर। अच्छा, ये किस तरह भैया एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं तो मैं बताता हूँ। कोएंजाइम बेसिकली क्या चीज़ होती है। कोएंजाइम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अगर इट्स प्रेजेंस, अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, इट्स प्रेजेंस इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम विदाउट दिस कोएंजाइम देयर एक्टिविटी स्टॉप। यानी कि कोएंजाइम कौन कौन से होते हैं, एनएडी होता है, एटीपी होता है, एफएडी होता है। इन तमाम सब्सटेंस अगर ये ना हो एंजाइम के अंदर तो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन होगी, जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो स्टॉप हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक्टिवेटर क्या करते हैं, देखें एक्टिवेटर नाम से आपको लग रहा है एक्टिव, ये एंजाइम की कंसंट्रेशन को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं और लाइक बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप 3-4 एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हैं। अच्छा, इनहिबिटर, यानी कि इनहिबिटर का मतलब होता है स्टॉप करना, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप जो करते हैं वो इनहिबिटर करते हैं। इनमें भी 2 किस्म की टाइप पाई जाती हैं, कॉम्पिटिटर इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटर इनहिबिटर। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ अभी पूरी ना, ये और ये देखें वाटर का आप पढ़ लीजिएगा, इतना वाटर किस तरह इफ़ेक्ट करता है, बहुत इजी है। और रेडिएशन का देख लीजिएगा, रेडिएशन वही, अगर अल्ट्रावायलेट रेज, बीटा रेज, गामा रेज पढ़ेंगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंजाइम। साथ में ये जो है फीडबैक एनिमेशन, ये भी मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है ना। अब देखें भाई, ये आपके सामने आ गया एंजाइम। तो एंजाइम इनहिबिटर का मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, देखें इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है ना। इनहिबिटर से मुराद एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करना। अब देखें भाई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपके सामने मौजूद है कि क्या मुराद, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से क्या मुराद, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखें वो चीज़ जो कि मतलब सबस्ट्रेट कॉम्पीट करें इनहिबिटर के साथ, ठीक है ना, ये इनहिबिटर है, आप शेप देख सकते हैं दोनों की सिमिलर होती हैं। तो मतलब जिसकी सिमिलर शेप हो और सबस्ट्रेट जो है वो इनहिबिटर के साथ कॉम्पीट करे,
तो इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटर इनहिबिटर, ठीक है ना। सिमिलर शेप पाई गई है और ये जो है वो इनहिबिटर यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करेगा। तो ये दोनों शेप जो है वो आपस में, मतलब ये पूरा एंजाइम है, ठीक है ना, ये एंजाइम है यहाँ पर, ये इनहिबिटर है अलग चीज़ है और ये सबस्ट्रेट अलग चीज़ है। तो दोनों कॉम्पीट करेंगे आपस में। तो ये कंपटीशन को हम कहते हैं कि भाई ये जो इनहिबिटर है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, क्योंकि इन दोनों की शेप जो होती है वो सेम होती है, इतना आप याद रखें, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये क्या होते हैं भाई, देखें। द टाइप विच कैन नॉट प्रोवाइड कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान कोई कॉम्पिटिशन प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है पूरा, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है और यहाँ देखें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो बेसिकली इस साइड को जो बैक साइड होती है इसको हम एलोस्टेरिक साइड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो होती है यहाँ पर, ठीक है ना, ये देखें एलोस्टेरिक साइड इसको कहते हैं, इस वाली चीज़ को कहते हैं यहाँ बैक साइड की। अब देखें यहाँ दोनों की शेप जो होती है बेसिकली अलग होती है, ठीक है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की पहचान यही है कि सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की दोनों की शेप जो होती है वो अलग होगी। और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में दोनों की शेप जो होगी वो सेम होगी, इतना आपको याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब ये कि कंपटीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये बैक साइड पे चले जाते हैं। तो जब ये बैक साइड पे चले जाते हैं तो ये ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जाके अपनी जो है वो एंजाइम है, बेसिकली एंजाइम की शेप को ख़राब कर देते हैं। पीछे से लगे, ठीक है ना, एंजाइम की शेप ख़राब करी तो ये भी शेप यहाँ पर बिगड़ जाएगी, बेसिकली ये बिगड़ जाएगी। तो ये सबस्ट्रेट जो है इस पर अटैच नहीं हो सकेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, एंजाइम इनहिबिटर हुआ यहाँ पर, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप किया इसने यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर छोटा सा नोट करके लिखा हुआ है इधर, वो मैं आपको बताता हूँ। टॉक्सिन एंड पॉइजन अल्कोहल आर एंजाइम इनहिबिटर। भाई अल्कोहल, टॉक्सिन, जहरीली जो चीज़ें होती हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करती हैं, ठीक है ना। अब देखें एंटीबायोटिक्स आर इनहिबिटर, एंटीबायोटिक्स भी, मेडिसिन्स भी जो होती हैं वो इनहिबिटर के तौर पर काम करती हैं, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करेंगी। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, ठीक है ना। तो आप जैसे कि मेडिसिन वगैरह बहुत सारी ले रहे होते हैं तो वो कड़वाहटपन आपके अंदर आ जाता है। तो वो कड़वाहटपन बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो सम रिएक्शंस हो रहे होते हैं और आपकी एंजाइम की बेसिकली जो होती है एक्टिविटी को इनहिबिटर स्टॉप कर रहा होता है। तो इसलिए आपका खाना भी सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता ड्यू टू द फीवर and due to the antibiotics. So antibiotics is the best example of the inhibitor, enzyme inhibitor. अब देखिए फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। फीडबैक इनहिबिशन होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ठीक है ना, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना कि एंजाइम को कितना स्टॉप करना है और कितना इंक्रीज़ करना है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो फीडबैक इनहिबिशन में आती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अटैच हो गया, ठीक है ना, एक दूसरे से अटैच होगा, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये अटैच तो हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि इसको मतलब कितना अटैच रहना है, कितना इन्वॉल्व रहना है और कितना मतलब हटना है, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो फीडबैक इनहिबिशन में आती हैं। फीडबैक इनहिबिशन ही कंट्रोल करता है पूरी की पूरी एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इनहिबिटर है। तो अब फॉर एग्जांपल के सबस्ट्रेट को पता है, सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होने वाला है इसके अंदर, एंजाइम के अंदर, ठीक है ना। अब हमें मालूम हुआ कि भैया फीडबैक इनहिबिशन को मालूम हुआ कि इसे यहाँ पर अटैच नहीं होने देना। तो ये क्या करेगा, फ़ौरन से इनहिबिटर को एक्टिव करेगा और इसकी एलोस्टेरिक साइड पे अटैच करवा देगा। जैसे ये इस पर अटैच होगा तो क्या होगा, इसकी एंजाइम की जो होगी वो शेप देखें बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी और ये अटैच इसके अंदर नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। यहाँ देखें शेप कैसी थी, जब ये जोड़ा तो इसकी शेप कैसी हो गई। अब ये इस पर अटैच नहीं हो सकता तो सिंपली जो होगा इसने स्टॉप करा दिया, यानी कि कंट्रोल करा दिया एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। फीडबैक एनिमेशन का यही काम होता है। एक चीज़ याद रखें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs में आपको मतलब घुमाएंगे कि अगर इनहिबिटर इस अपनी एलोस्टेरिक साइट में यहाँ पर अगर ये इनहिबिटर एंजाइम में
परमानेंटली या कोवलेंटली अटैच हो जाए तो उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल, ठीक है ना। यानी कि बहुत मजबूती से जब ये अटैच हो जाएगा तो ये वापस नहीं आ सकता, फिर वापस डी अटैच नहीं हो सकता। जैसे कि ये डी अटैच हो गया था तो ये डी अटैच नहीं हो सकता। तो इस तरह एमसीक्यूज़ में दे दिया जाता है कि बताएं कि वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा कि जब इनहिबिटर जो होगा वो डी अटैच मतलब होने की काबिलियत नहीं रखेगा और वो परमानेंटली अटैच हो जाएगा, तो आप कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर जब फॉर्म होगा तो ये जो है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकता है, ये दोबारा से अपनी मतलब अटैच होके वापस इजीली बैक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। तो सिंपली इरिवर्सिबल मींस कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर है, और अगर रिवर्सिबल मींस हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है ना। दो चीज़ें आपको यहाँ पर लाजमी याद रखनी है।